नंदपुरी गांव एक शांत और सुंदर गांव था, जहां हरियाली और सादगी का बोलबाला था। इस गांव में वैद्य लक्ष्मी नारायण जी रहते थे, जो न केवल गांव बल्कि आसपास के कई गांव में प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति इतनी थी कि लोग दूर दूर से उनके पास इलाज करवाने आते थे। एक दिन की बात है, पास के गांव से रमेश नाम का एक व्यक्ति वैद्य जी के पास आया। वह बहुत परेशान लग रहा था। वैद्य जी, मेरी पत्नी सीता को कल दिन से बुखार है। दवाइयां खाने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा। कृपया आप ही कुछ उपाय बताइए। रमेश, चिंता न करो, मैं तुम्हारी पत्नी का इलाज करूंगा। पहले उसे यह काढ़ा पिलाओ और कल सुबह मैं खुद आकर उसे देखूंगा। रमेश ने वैद्य जी का आभार जताया और काढ़ा लेकर चला गया। अगले दिन गांव के हरिप्रसाद जी वैद्य जी के पास आए। उनकी बेटी मुन्नी को पेट दर्द की शिकायत थी। वैद्य जी, मेरी बेटी मुन्नी को रात भर से पेट दर्द हो रहा है। कृपया आप ही कुछ उपाय बताइए। हरिप्रसाद जी, चिंता मत करो। यह लो, यह जड़ी बूटी का चूर्ण है। इसे गुनगुने पानी के साथ लेने से आराम मिलेगा। अगर फिर भी दर्द नहीं जाए तो मुझे बुला लेना। हरिप्रसाद जी ने वैद्य जी को धन्यवाद कहा और चूर्ण लेकर चले गए। इस तरह गांव के कई लोग वैद्य जी के पास आते और उनकी समस्याओं का समाधान पाते। वैद्य लक्ष्मी नारायण न केवल एक अच्छे वैद्य थे, बल्कि वे गांव वालों के लिए एक मार्गदर्शक और सहारा भी थे। वैद्य लक्ष्मी नारायण की इकलौती बेटी गौरी थी, जो बेहद सुंदर और सरल स्वभाव की थी। वह न केवल अपने परिवार की बल्कि पूरे गांव की लाडली थी। गौरी को बचपन से ही किसी चीज की कमी नहीं थी। वह बड़े ही नाज और प्यार से पली बड़ी थी। एक दिन गौरी ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप इतने सारे लोगों की मदद कैसे कर पाते हैं? क्या आप कभी थकते नहीं? बेटी, सेवा करने में कैसी थकान। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ईश्वर हमें और शक्ति देता है। तुम भी यही सीखो। दूसरों की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। गौरी के पिता वैद्य लक्ष्मी नारायण ने हमेशा उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा को पूरा किया, चाहे वे नई गुड़िया हो, सुंदर कपड़े या फिर पढ़ाई के लिए अच्छी किताबें। गौरी को हर चीज मिलती थी। गांव के लोग भी उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। जब भी वह गांव की गलियों से गुजरती, सभी उसे मीठी मुस्कान और प्यार से देखते। एक दिन गौरी ने अपनी सहेली मुन्नी से बात करते हुए कहा, मुन्नी, तुम्हें पता है, मैंने कभी महसूस नहीं किया कि मुझे किसी चीज की कमी हो। मेरे पिताजी और गांव के सभी लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ। गौरी, तुम्हारे जैसी खुशनसीब लड़की मैंने कभी नहीं देखी। तुम्हारे पास सब कुछ है, प्यार, सुंदरता और ज्ञान। गौरी ने मुन्नी की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उसे एहसास था कि उसकी खुशी का राज केवल भौतिक सुख सुविधाएं नहीं थी, बल्कि उसके आसपास के लोगों का प्यार और स्नेह था। वैद्य लक्ष्मी नारायण जी ने भी हमेशा गौरी को यही सिखाया था कि सच्चा सुख दूसरों की मदद करने और उन्हें प्यार देने में होता है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। जब गौरी का विवाह पास के गांव के सरपंच शर्मा जी के बेटे राजेश के साथ हुआ, तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। विवाह का आयोजन बहुत ही धूमधाम से हुआ था। गांव के सभी लोगों को दावत दी गई थी और सब कुछ बहुत ही शानदार तरीके से संपन्न हुआ। गौरी नए घर में जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयार थी। विवाह के समय बड़े बुजुर्गों ने गौरी और राजेश को आशीर्वाद दिया। शर्मा जी ने भी दोनों को खुशहाल जीवन का आशीष दिया। गौरी और राजेश, तुम दोनों का जीवन सुखमय हो। तुम एक दूसरे का सम्मान करो और हमेशा खुश रहो। गौरी, तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। हम तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानेंगे। गौरी ने शर्मा जी का आशीर्वाद लिया। उसे लगा कि उसकी नई जिंदगी बहुत ही खुशहाल होगी। लेकिन विवाह के केवल 1 महीने बाद ही जैसे जैसे समय बीतता गया, गौरी के साथ उसकी सास शांति देवी का व्यवहार और भी कठोर होता चला गया। शुरुआत में जो ताने और छोटी छोटी बातों पर डांट फटकार थी, वह धीरे धीरे बढ़कर मानसिक और भावनात्मक अत्याचार में बदल गई। गौरी का जीवन एक नर्क बन चुका था।
सुबह गौरी जल्दी उठकर सारे घर के काम करती, लेकिन शांति देवी को हमेशा कुछ ना कुछ कमी नजर आती। अरे गौरी, ये चाय बनाई है तूने? बिल्कुल बकवास। जब देखो खाने में नमक भी ज्यादा होता है। आज का खाना तो मुझे जला हुआ ही नजर आ रहा है। माँ, मैंने कोशिश की थी, लेकिन शायद नमक ज्यादा हो गया। मैं फिर से बना देती हूँ। फिर बनाओगी? सारा सामान बर्बाद करोगी? तुम्हें क्या लगता है पैसा पेड़ पर उगता है? गौरी ने चुपचाप फिर से खाना बनाया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। शाम को राजेश जब घर लौटा तो गौरी ने उससे बात करने की कोशिश की। राजेश, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? गौरी, मैं बहुत थका हुआ हूँ, कल बात करेंगे। गौरी ने महसूस किया कि राजेश भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। वह अकेली और असहाय महसूस करने लगी। जब गौरी अपनी किचन का काम समेटकर सोने जा रही थी तो उसकी सास ने उसे फिर डांटना शुरू कर दिया। गौरी, तुम्हें पता नहीं है कि रात को सोने से पहले किचन साफ करना होता है? तुम्हारे बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं। माँ, वैसे तो मैंने किचन साफ कर दी है, फिर भी अगर आपको गंदी लग रही है तो मैं दोबारा साफ कर देती हूँ। गौरी ने बिना कुछ कहे दोबारा किचन साफ कर दी और फिर सोने चली गई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक दिन गौरी से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी सास के सामने खड़े होकर कहा, माँ, मैं आपकी बहू हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मुझे हमेशा बीचा दिखाएंगी। मैंने हर काम करने की कोशिश की है, लेकिन आप हमेशा मुझे डांटती रहती हैं। मैं ऐसा और कब तक बर्दाश्त करूंगी? अरे, हमारे घर के नियम पसंद नहीं है। तुम्हें यहाँ रहना है तो हमारे हिसाब से चलना होगा। माँ, मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं ये सब और सहन नहीं कर सकती। अगर आप मुझे इज्जत नहीं दे सकती हैं, तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। गौरी अपने पिता वैद लक्ष्मी नारायण जी के पास पहुंचती है। वहां घर पहुंचकर वह फूट फूट कर रोती है। उसका चेहरा उदास और आंखें लाल थीं। गौरी बेटा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? राजेश और तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? पिताजी, मैं वहाँ बहुत दुखी हूँ। राजेश और उसके परिवार वाले मुझे हमेशा नीचा दिखाते हैं। वो कहते हैं कि मैं उनकी स्तर की नहीं हूँ। मैं वहाँ अकेली और असहज महसूस करती हूँ। वैद लक्ष्मी नारायण ने गौरी को गले लगाया और उसे सांत्वना दी और गौरी की मां को इशारा करते हुए कहा, सरस्वती, इसे कुछ खाने को दो और संभालो, बेटी बहुत परेशान लग रही है। गौरी की मां ने उसे खाना दिया और सांत्वना दी। शाम को जब गौरी थोड़ी शांत हुई तो उसके पिता ने उससे पूछा, अब बताओ बेटी, क्या हुआ? तुम अपने ससुराल क्यों नहीं जाना चाहती? पिताजी, मेरी वो सास नहीं दुश्मन है। सुबह से शाम तक वो केवल मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। मुझे हर छोटी बड़ी बात पर डांटती है, ताने मारती है। उन्होंने पूरे गांव में मेरी बदनामी कर रखी है। लोगों को बताती है कि मैं कुछ काम नहीं करती, आलसी हूँ और घर के नियम नहीं मानती। बेटी, तुम्हें किसी के सामने अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारे अंदर वह सब कुछ है जो एक अच्छे इंसान में होना चाहिए। अगर वे तुम्हारी कदर नहीं कर सकते तो यह उनकी कमी है। पिताजी, मैं वहाँ वापस जाना नहीं चाहती। मैं यहाँ आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। बेटी, तुम जहां भी रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे ससुराल वालों से बात करूंगा और सब ठीक करने की कोशिश करूंगा। गौरी ने अपने पिता की बात मानी और थोड़ी शांति महसूस की। गौरी ने धीरे धीरे करके अपने पिता को अपने ससुराल की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। उसकी आवाज में गुस्सा और निराशा थी। पिताजी, वो हमेशा मुझे गालियां देती हैं और कहती हैं, तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, ना जाने तेरे माँ बाप ने तुझे क्या सिखाया है। वो अनपढ़ बुढ़िया मुझे सिखाना चाहती है। और तो और पिताजी, घर के सारे लोग उसी का कहना मानते हैं। राजेश भी मेरी तरफ से खड़ा नहीं होता।
मैं उनके ताने और अत्याचार सह सह कर तंग आ चुकी हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत। मैं साफ कह देती हूँ, उस घर में बुढ़िया के साथ मैं एक पल भी नहीं रहना चाहती। वैद्य लक्ष्मी नारायण ने गौरी की बात सुनी और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने दृढ़ता से कहा, गौरी, कहीं ना कहीं हमारे परविश में ही कुछ कमी रह गई जो तू आज ऐसी बातें कर रही है। पिताजी, अब आप कुछ भी कहिए, मेरी अब एक ही शर्त है वहां जाने की। बेटा, शर्त? अब वो शर्त क्या है? पिताजी, आप तो इतने बड़े वैद्य हैं, दवाओं और जड़ी बूटियों के विषय में जानते हैं। पिताजी, आप मुझे कुछ ऐसा जहर दो कि जिसे खाकर मेरी सास मर जाए, क्योंकि अब मैं उसे एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैद्य लक्ष्मी नारायण ने गौरी की बात सुनी और कुछ पल सोचने के बाद मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, ऐसे तो तेरे ऊपर समस्या आ जाएगी। उसके मरते ही पुलिस तुझे जेल भेज देगी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ पिताजी, मैंने ये बात तो सोची ही नहीं कि मेरे सास के मरते ही पुलिस का सारा शक मुझ पर ही जाएगा। ठीक है, मैं तुझे एक ऐसी दवा बनाकर दूंगा जिसकी एक पुड़िया रोज खाने में मिलाकर तेरे को अपनी सास को देनी होगी और लगभग 2 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। पुलिस को तुझ पर जरा सा भी संदेह नहीं होगा, क्योंकि तेरी सास की मृत्यु एक प्राकृतिक और सामान्य तरीके से होगी। गौरी की आंखों में चमक आ गई और वह खुशी से बोली, पिताजी, आप कितने अच्छे हो और मुझे क्या करना होगा? बेटी देखो, किसी को शक संदेह ना हो इसलिए तू उससे लड़ना नहीं, बड़े प्यार से रहना। वो जो भी कहे उसे मान लेना, क्योंकि वो 2 महीने की ही मेहमान होगी। गौरी ने अपने पिता की बात खुशी खुशी मान ली। गौरी अपने पिता से 60 स्लो पॉइजन की पुड़िया लेकर अपने ससुराल लौट आई और अपनी योजना के अनुसार रोज सासू मां के खाने में एक पुड़िया मिलाकर देना शुरू कर दिया। गौरी ने अपने व्यवहार में भी बदलाव किया। वह अब बड़े प्यार से घर में रहने लगी। अगर सासू मां गाली भी देती तो गौरी पर कोई असर नहीं होता, वह बड़े प्यार से जवाब देती। फिर से बकवास खाना, तुझे कुछ नहीं आता। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं। माँ, आप ठीक कह रही हैं, मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ। आप मुझे सिखाइए, मैं आपकी हर बात मानूंगी। लगातार 1 महीने तक गौरी के अच्छे व्यवहार के कारण सासू माँ का भी दिल बदलने लगा। सासू माँ ने अपनी बहू को गाली देना भी बंद कर दिया और उस पे बिन बात के चिल्लाना भी कम कर दिया। दूसरी ओर गौरी को भी लगने लगा कि अब तो कुछ ही दिन के मेहमान है उसकी सासू माँ, इसलिए वह उसकी और सेवा करने लगी। वह रात को सासू माँ के पैर दबाने लगी और सिर पर तेल भी मल देती थी। माँ, मैं आज आपके पैर दबाऊं, आपको आराम मिलेगा। हाँ बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। एक दिन गौरी अपनी सासू माँ और पूरे परिवार के साथ मंदिर भगवान के दर्शन के लिए गई। वहां पंडित जी व कुछ गांव वालों ने शर्मा जी और गौरी की सासू माँ से बातें की। बातों ही बातों में उन्होंने गौरी की बहुत तारीफ की। अरे बहू हो तो मेरी बहू जैसी। मेरी बहू ने मेरा जीवन तो नई रोशनी से भर दिया है। हाँ, हमारी बहू ने हमारा घर खुशियों से भर दिया है। बस अब मेरी यही एक इच्छा है कि हमारे बहू की तरह मुझे भगवान एक पोती दे। शर्मा जी, आप लोगों की बातें सुनकर तो यही महसूस होता है कि ऊपर वाले ने आपको बहू नहीं बेटी दी है। बेटी। घर पहुंचते ही गौरी की सासू माँ ने गौरी से कहा, गौरी, अब मेरी उम्र हो चली है। मैं घर का सारा अधिकार, जेवर व जमीन जायदाद के कागज अब तुम्हें सौंपती हूँ। यह सब देखकर और सुनकर गौरी की आंखें भर आईं और वह बोली, माँ, आपने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं शब्दों में बता नहीं सकती। मैं आपको अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं आपको खुश रखूंगी। गौरी अपने गांव पहुंचकर अपने पिता से लिपटकर रोने लगती है। पिताजी, आप कुछ भी करो, लेकिन मेरी माँ को बचा लो। बेटी, माँ तो ठीक है,
दूसरे कमरे में सो रही है, तो किसकी बात कर रही हो? पिताजी, मैं सासू माँ के बारे में बोल रही हूँ। आपने जो जहर दिया था उसे खिलाते हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है। अब सिर्फ 15 दिन बचे हैं और वो मर जाएगी। मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। बेटी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें जो दवा दी थी वह जहर नहीं थी, वह एक साधारण जड़ी बूटी थी जिससे तुम्हारी सास का स्वभाव बदल गया और वह तुमसे लड़ने की बजाय तुमसे धीरे धीरे प्यार करने लगी। पिताजी, सच में वह जहर नहीं था? हाँ बेटी, वह सिर्फ एक जड़ी बूटी ही थी। गौरी चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ये आंसू खुशी के थे, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने उससे एक बहुमूल्य सबक सिखाया है। देखो बेटी, ये दुनिया ऐसी ही है। हम जैसा इस दुनिया को देते हैं वैसा ही प्राप्त करते हैं। यदि हम दूसरों को नफरत देंगे तो नफरत ही पाएंगे। यदि हम लोगों को प्रेम देंगे तो वापस प्रेम ही पाएंगे। पिताजी, आपकी बातें मेरे दिल को छू गई हैं। मैं समझ गई कि प्रेम और सहानुभूति ही सच्चा जीवन है। बेटी, तुम्हें यह समझ आ गई है तो मेरा जीवन सफल हो गया। अब तुम अपने ससुराल जाओ और अपनी सास के साथ प्यार से रहो। वह तुम्हारी माँ के समान है। पिताजी, आप सच में बहुत अच्छे हो। मैं आपकी हर बात मानूंगी। गौरी ने अपने पिता की बात सुनी और खुशी खुशी अपने ससुराल वापस लौट गई। बेटी, तुम कहाँ थी? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। माँ, मैं थोड़ी देर के लिए मायके गई थी। अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। बेबी, तुम मेरी बेटी हो। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी। इसके पश्चात गौरी और उसकी सास हमेशा प्यार से रहीं। 60 जहर की पुड़ियों ने वह काम कर दिया जो कोई नहीं कर सकता था।